नई शराब नीति लाने जा रही शिवराज सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। नई शराब दुकान खोलने के प्रस्ताव लाकर पहले ही विरोध झेल रही शिवराज सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर घेरा है। उनके विरोध के बाद सरकार को प्रस्ताव रद्द कर मुंह की खानी पड़ी थी। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उमा भारती ने शराब की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ मचाई है। आपको बता दें कि आजाद नगर के BHEL इलाके में उन्होंने पहुंचकर पत्थरबाजी की। तो इस पूरे मामले को लेकर, नई शराब नीति को लेकर, शराबबंदी को लेकर क्या कुछ इस वक्त मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या कुछ आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा और क्या कुछ इसके प्रभाव होंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। उनके साथ और भी गेस्ट मौजूद रहेंगे जो इस विषय पर अपनी विशेष टिप्पणियां देंगे और हमसे चर्चा करेंगे। तो सीधे लिए चलते हैं आपको उनके पास। प्रवीण जी, जानना चाहेंगे कल का जो वाकया हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जिस तरीके से शराब दुकान में घुसकर तोड़फोड़ मचाई है, शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से वो मुखर हुई है, उग्र हुई है, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिए दीपिका, वो उग्र तो कल हुई है, लेकिन इससे पहले वो कई बार सरकार को अल्टीमेटम दे चुकी थी कि वो शराबबंदी को लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाएंगी और वो समय समय पर इसको लेकर अपने बयान भी जारी करती रही। हालांकि उन कांग्रेस हमेशा कटाक्ष करती रही क्योंकि वो समय कि अब इसके बाद में आंदोलन चालू करूंगी जी, लेकिन इस बार उन्होंने तारीख न देते हुए खुद पहला पत्थर चलाया और उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। सरकार खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रही और कोई कार्रवाई भी नहीं कर पा रही क्योंकि जिस तरीके से एक कानून बना है कि कोई जो पत्थरबाजी करेगा तो उसका नुकसान की भरपाई उस पत्थरबाज को करना होगी। तो क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती पर इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे? इसको लेकर भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल हम बात करते हैं शराब नीति और शराबबंदी को लेकर। 1960 से गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन वहां पर अभी भी जो है वो हजारों लीटर शराब जो है वो अवैध रूप से वहां पर पहुंचती है। बिहार में शराबबंदी है। देश के कुछ और राज्यों के कुछ कुछ हिस्सों में भी, जैसे उत्तराखंड है, वो धार्मिक स्थल कहलाता है, तो वहां उस एरिया में शराबबंदी है। तो ऐसे कई देश के इलाके हैं जहां पर शराबबंदी है, लेकिन उनके क्या फायदे क्या नुकसान, इन सब पर वो एक अलग विषय है। और मध्य प्रदेश में क्या शराबबंदी होनी चाहिए, इसको लेकर एक अभियान हमारे साथ मौजूद खड़े हैं प्रमोद द्विवेदी। इन्होंने भी शराबबंदी को लेकर एक अभियान प्रारंभ किया है। प्रमोद भाई, आपने एक अभियान प्रारंभ किया है, उमा भारती भी इस अभियान को लेकर कर रही है और कल उन्होंने पत्थर भी चलाए हैं। नहीं, हमारा अभियान दो प्रकार से है। शराबबंदी के लिए आम आदमी के बीच में जन चेतना जागृत करना और शराब नीति के खिलाफ सरकार को चेतावनी देना। सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश में जो नई शराब नीति 1 अप्रैल से लागू करने जा रही है, उसको लेकर आम जनता के अंदर का आक्रोश पत्रों के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से और अन्य प्रकार से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, शराब सस्ती हो जाने पर जीवन कितना दुखमय उन लोगों का होगा जो इससे पीड़ित हैं। साथ ही साथ सरकार अगर राजस्व के लिए शराब सस्ती कर रही है तो सवाल सरकार के मोहिनी स्वरूप पर उठ खड़ा होता है कि आखिर में ये मोहिनी स्वरूप शराबियों के लिए क्यों? अधिक शराब पिएंगे, बीमार होंगे, अस्पताल जाएंगे, अपराध बढ़ेंगे, न्यायालय जाएंगे, यानी मोहिनी रूप आपका इस प्रकार का है, इस पर कटाक्ष है। साथ ही साथ आम आदमी शराब गलत है, अपने बच्चों के मन में जो उठ रहे हैं सवाल हैं, इन सवालों का जवाब मांग रहा है। महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। देश की आज़ादी की बाद हम ये देख रहे हैं कि सरकार में जो अधिकारी तंत्र है, एन केन प्रकारण राजस्व का नाम लेकर के आम जनता को किस प्रकार से शराब के पक्षधर में शराब का अधिक सेवन हो उसके लिए नीतियां बना रहा है। इसके खिलाफ
एक आक्रोश है। उमा भारती जी जी एक साध्वी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी वाक्पटुता का और उनके भगवे रंग का जो दुरुपयोग किया, रथ यात्राएं निकलवाई, जी भारतीय जनता पार्टी को 2 से आज सत्ता तक पहुंचाने में उनका अहम रोल है। उस भगवाधारी साध्वी के साथ जो राजनीतिक छल और कपट हुआ है, कल वो पत्थर के रूप में शराबबंदी आंदोलन के रूप में दिखा है। और ये आक्रोश भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में है जो आज़ादी के बाद से संघर्ष करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में 1980 में जिन नेताओं की अहम भूमिका है, आडवाणी जी और उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे लोग लामबंद होने जा रहे हैं। ये शराबबंदी आंदोलन तो एक बहाना है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर के बगावत का खेल है। वो पत्थर जो चला है वो बगावत का पत्थर है, इनकलाब का पत्थर है। वो भारतीय जनता पार्टी के खंड 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 स्वरूप को दिखाने वाला एक पत्थर चल पड़ा। जी दीपिका को प्रवीण जानना जी, चाहिए। जी, दीपिका। हालांकि जिस तरीके से कहा है कि ये आक्रोश कहीं ना कहीं निकल कर सामने आ रहा है, जिस तरीके का राजनीतिक छल कपट एक तरीके से आरोप लगाया है हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने भाजपा पर, लेकिन अगर हम बात करें क्या कुछ असर इस शराबबंदी आंदोलन का और उमा भारती जी के इस रवैये का भाजपा पार्टी पर होता आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं चिंता तो बढ़ना तय है शिवराज सरकार की, जिस तरीके से ये ऐलान किया, जिस तरीके से इस आंदोलन को उग्र रूप देना शुरू किया है उमा भारती ने और लगातार इस विषय पर मुखर रही है। जी जी जिस तरीके से उमा भारती पिछले लंबे समय से शराबबंदी की बात करते हैं, लेकिन कल का जो प्रदर्शन है वो उसने सरकार के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर दी है? सरकार की कथनी और करनी का देखने का हम इंतजार कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री पूर्व, एक धाकड़ नेता, एक साध्वी और भारतीय जनता पार्टी के दल की अहम नेता ने जो कानून को हाथ में लिया और उसके साथ जो भीड़ ने अगुवाई की है, क्या भारतीय जनता पार्टी अगर ये कह रही है, जैसा कि उनके प्रवक्ता ने कहा, ये व्यक्तिगत मामला है, जी तो व्यक्तिगत मामला है तो अपराध कायम करे, कानून के दायरे में लेके आए। जी और अगर इसे व्यक्तिगत मानते हैं तो राजनेताओं का जीवन व्यक्तिगत जीवन तब तक नहीं रह पाता जब तक कि वो राजनीति करते हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करता हूं कि अगर अय्यर साहब ने कोई बयान दिया था तो वो व्यक्तिगत बयान था या नहीं, तो फिर मोदी के पक्ष में आपने पूरे देश में एक हवा क्यों खड़ी करी कि मोदी को गलत शब्द बोला है अय्यर साहब ने? अच्छा, हम बात करते हैं ये इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं, हम देख रहे हैं गुजरात में शराबबंदी, बिहार में शराबबंदी, कुछ देश के कुछ और राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में शराबबंदी है। क्या आपको लगता है शराबबंदी हल है जिससे अपराध रुकेंगे? क्या गुजरात में अपराध नहीं हो रहे हैं? क्या गुजरात में शराब का सेवन नहीं हो रहा है? बिहार में पूरे अपराध मुक्त हो गया है? यही कारण है कि इसके लिए जन चेतना जगाना है। शराबबंदी कोई हल नहीं है। सरकार कानून का कठोरतम रूप दिखाए, कठोर सजा का प्रावधान रखे। नकली शराब घातक है जीवन के लिए। आपने मध्य प्रदेश में देखा कि नकली शराब के कारण कई जानें गई। और शराब खराब है ये सिद्ध करना होगा। शराब आदि काल में भी सेवन होती रही है और अभी भी हो रही है, परंतु मैं इसमें एक ही बात कह रहा हूं कि शराबबंदी कोई इसका हल नहीं है। जी शराबबंदी अगर सरकार ने की तो पीछे के दरवाजे से उनके ही कर्मचारी और अधिकारी अपराधियों के साथ मिलकर के सरकार के राजस्व का तो घाटा करेंगे ही करेंगे, परंतु एक समानांतर सत्ता चला देंगे। बिहार में यही हो रहा है, गुजरात में यही हो रहा है। तो शराबबंदी एक कोई हल नहीं है, बल्कि कठोर कायदे कानून बनाते हुए जनता के अंदर जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उसे नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाने की आवश्यकता है। शराब तब औषधि है जब वो सही वाली शराब हो और उसकी नियमित मात्रा आदमी बीमारी के समय करे। गुजरात में 61,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें सरकार ही अनुमति देती है वो सिर्फ औषधि के रूप में लेने के लिए, क्योंकि
कुछ बीमारियां हैं ऐसी जिसमें उनको कहा जाता कि अल्कोहल लिए जाने से ही वो बीमारियां ठीक होती, तो आप जो कह रहे हैं कि वो औषधि है, वो इसी प्रकार की? नहीं, औषधि का रूप में की व्याख्या वहाँ दूसरे प्रकार की हो गई है। एक्चुअल में महुआ जो है, महुआ, महुए को जब लाल महुए को हम दूध के साथ उबाल करके पिए तो वो औषधि का काम करता है और गठिया रोग अन्य प्रकार के रोगों को दूर करता है। उसी महुए को कच्चे रूप में अगर हम सेवन करते हैं तो वो औषधि के रूप में होता है, और गुड़ के साथ मिला करके लड्डू बना करके खाएं तो औषधि के रूप में होता है, और अगर उसको उकाल करके सड़ा करके थोड़ी सी मात्रा में पिए तो औषधि के रूप में होता है। परंतु बशर्ते यह है कि उसकी मात्रा सीमित हो उकालने वाले की। इसी प्रकार से एल्कोहल तब फायदेमंद है जब उसकी नियमित मात्रा उस व्यक्ति को जिसकी शारीरिक आवश्यकता किसी द्रव्य की पूर्ति के लिए, उसके जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, जैसे कि अनिद्रा आ रही हो, पेट रोग हो या कोई अन्य प्रकार का घातक रोग हो जिसमें द्रव्य की पूर्ति की आवश्यकता हो। हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार के कितने द्रव्य मिलते हैं, वो खाद्य पदार्थों से, पानी से, दूध से, इन सब चीज़ों से मिलते हैं, और जब इनकी मात्रा घट जाती है तब जाकर के एल्कोहल के माध्यम से उसकी पूर्ति की जाती है। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, आपसे सीधा सवाल, कल जो उमा भारती जी ने पत्थर चलाया शराब दुकान पर, उसके राजनीतिक मायने आप क्या देखते हैं? कल पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी द्वारा जो भेल की दुकान में पत्थर फेंका गया है, उसके राजनीतिक मायने शुद्ध रूप से राजनीतिक हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री रही हैं, केंद्रीय मंत्री रही हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो समझती हैं कि ये शराबबंदी मध्य प्रदेश में जो है वो इतनी आसान नहीं है, और चूंकि एक जो जुमला उनके मुंह से निकल गया था तो उस बात को जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो पिंच करते रहते होंगे, तो शायद ये एक कारण रहा कि उन्होंने फिर से अपने उस शराबबंदी के मुद्दे पर लौटने का एक प्रयास किया है, और शायद वो ज़्यादा जोश में थी तो वो इस बात को भूल गई है कि जिस दुकान पर वो पत्थर फेंका गया वो शासकीय ठेका है, मतलब सरकार से नीलामी में ली गई दुकान है, तो ये शासकीय कार्य में बाधा का एक अपराध भी उन्होंने किया है, और ये शुद्ध रूप से राजनीति है। और रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी के लिए बहुत सरकार को लंबा सोच विचार करना होगा, क्योंकि वो ये बिहार के नीतीश कुमार जैसी स्थिति शिवराज सिंह सरकार की नहीं है कि एक शराबबंदी कर दें तो उसके जो रेवेन्यू का लॉस होगा, जो राजस्व का घाटा होगा, तो उसकी पूर्ति कहाँ से करेंगे, पहले इस बारे में विचार होगा, उसके बाद फिर शराबबंदी की बातें सोची। लेकिन हम देखते हैं कि 1960 से गुजरात में शराबबंदी है, वहाँ राजस्व का क्या नुकसान नहीं होता? 2017 से बिहार में शराबबंदी है, क्या वहाँ राजस्व का नुकसान नहीं होता? देश के कुछ और राज्य भी है, वहाँ पर भी शराबबंदी है, पर कुछ कुछ हिस्सों में, तो क्या इसको राजस्व से जोड़ना सही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जैसा राज्य जो है जिसमें खुली तौर पर यह बात कही जाती है कि इस सरकार का संचालन जो है वो आबकारी विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग करता है, तो इससे हालात समझे जा सकते हैं। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में शराबबंदी शुरू से है, तो वहाँ पर उनका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, औद्योगिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है, सुदृढ़ है मध्य प्रदेश की तुलना में, और देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं उनकी तुलना में गुजरात जो है वो उसको नंबर 1 पे कहा जा सकता है। तो रेवेन्यू की भरपाई जो है वो गुजरात सरकार ने शुरू से कर रखी है। और बिहार की बात है तो बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार जी ने पहले सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की है और उसके बाद शराबबंदी को लागू किया है। तो मध्य प्रदेश में ये अभी बहुत दूर की कौड़ी है। जी प्रवीण जी, लगातार जो है मध्य प्रदेश की राजनीति से उमा भारती दूर रही है, और जो जिस तरीके से शराब नीति लागू करने के प्रयास में शिवराज सरकार है, नई नीति लागू करने के प्रयास में शिवराज सरकार है, और उसके बाद शराबबंदी का जो को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन उमा भारती करे, क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कहा जाएगा, और कितना क्या असर इसका मध्य प्रदेश की राजनीति पर आपको देखने को मिल सकता है? क्योंकि कल की घटना के बाद कहीं ना कहीं सियासत तो गर्मा गई। जी, दीपिका का सवाल दोनों से, पहले प्रमोद जी से, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कल का जो स्टंट है? ये राजनीतिक प्रश्न है और मैं इस पर जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि
मेरे जवाब पर भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र सामने आ जाएगा। प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर करने वाली प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी हर मामले में दोहरे आचरण में घिरी हुई है जी। और उसका रिमोट कंट्रोल है संघ। तो ये संघ के अंदर दो ध्रुवों की लड़ाई है और इस लड़ाई में अयोध्या का जमीन घोटाला है। इस लड़ाई में 1990 में एकत्रित चंदे का हिसाब है, मांग रही जनता है। इस लड़ाई में साधु संतों की जमात है जिसका उपयोग किया गया है और अब हटा दिया गया है। इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के स्थापित उन राजनेताओं की जंग है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है एक पार्टी के रूप में, और अब मोदी और अमित शाह की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन चुकी है। प्रदीप जी, आप क्या सोचते हैं कि ये जो कल पत्थर चला ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? बिल्कुल निश्चित रूप से प्रेशर पॉलिटिक्स है ये। इस जो प्रेशर है ये तब का है जब मुख्यमंत्री उमा भारती जी अपनी खड़ाऊ छोड़ के गई थी, मध्य प्रदेश की कुर्सी छोड़ के गई थी। तो ये कहीं ना कहीं एक टीस है मन में कि उस मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी का एक आधार है शराबबंदी, और उसी स्टैंड पे आने के लिए उमा जी का ये कल का एक घटनाक्रम हुआ है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो तो और एक कदम आगे जाके शराब नीति को और आसान कर रहे हैं। बड़े जो ग्रुप बन गए थे, ठेकेदार थे, उनको छोटे कर दिया है। हेरिटेज शराब की बात कर रहे हैं, वो आदिवासी अंचलों में शराब जो है अपने कार्यक्रमों में वो जब आदिवासी अंचलों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम महुआ की शराब और इस तरह की उसको छूट देंगे। बिल्कुल वो उस दिशा में सरकार ने प्रयास भी कर दिए। तो अभी इसको इंटरनल जो है भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स में इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री जब शराबबंदी लागू हो तो मुख्यमंत्री शराब की बिक्री को कितना बढ़ाया जा सके और उसको कितना आसान किया जा सके उस दिशा में प्रयास करते हैं। तो राजनीति है, और प्रमोद जी ने भी सही बात कही है कि पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स जो एक विवाद चल रहा है ये कहीं ना कहीं इसके पार्श्व में वही नजर आ रहा है। यहाँ आप कहते हैं कि शराबबंदी करना बहुत इसके पीछे सब कुछ होगा, लेकिन जहां शराबबंदी की गई उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि अपराध को रोकने के लिए हम शराबबंदी कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि बिहार में अपराध रुका है, गुजरात में अपराध रुका है, या जहां भी शराबबंदी, क्योंकि 1920 में अमेरिका में शराबबंदी हुई थी, मतलब 13 वर्षों तक चली थी, वहाँ सिर्फ यही कि अपराध को रोकने के लिए, क्योंकि माफिया वहाँ बहुत तेज़ी से पनप रहे थे, और उन्होंने 13 साल बाद अपने इस प्रयोग को वापस ले लिया क्योंकि उन्हें इससे लगा कि जिस उद्देश्य के साथ ये शराबबंदी की गई थी वो नहीं पूरा हो पा रहा। तो क्या आप मानते हैं कि अपराध रोकने के लिए शराबबंदी करना ज़रूरी है? नहीं, निष्फल नहीं है। तो शराबबंदी करने से अपराध रुक जाएंगे ऐसा कतई नहीं है। शराबबंदी करने के बाद अपराध का स्वरूप बदल जाता है। हम हमारे अंचलों में देखेंगे, झाबुआ, अलीराजपुर, ये शराब के बड़े बेल्ट हैं और यहाँ से शराब ड्राई स्टेट गुजरात में सप्लाई होती है, और इतनी मात्रा में सप्लाई होती है शायद वो जो नंबर 1 की शराब अगर ये ठेके और नीलामी में जो दुकानें दी जाती है उन दुकानों से उतनी बिक्री नहीं होती है जितनी अवैध शराब से होती है। तो बहुत बड़ा शराब नेक्सस खड़ा हो चुका है। शराबबंदी करने के बाद में अवैध शराब की बिक्री, स्मगलिंग और इस टाइप के अपराध और बढ़ जाते हैं। मतलब अपराध का स्वरूप बदल जाता है, अपराध कम नहीं होते हैं। जी, जैसा कि आपने प्रश्न पूछा कि शराबबंदी के लिए जो मुख्य कारण बताया जाता है, अपराधों को रोकना मुख्य कारण बताया जाता है, और इसी के बहाने से शराबबंदी की बात कही जा रही है। लेकिन जैसा कि कहा कि अपराधों के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, अपराध नहीं रुके हैं शराबबंदी से। लेकिन यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जिन राज्यों में असल में शराबबंदी लागू की गई है, क्या वास्तव में धरातल पर वहां पर शराबबंदी है? क्योंकि जिस तरीके से प्रदीप जी ने रिप्लाई किया है कि गुजरात ड्राई राज्य है कहा जा सकता है, और यहाँ से मध्य प्रदेश से वहां पर खपत होती है, वहां पर निर्यात किया जाता है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? वहां पहुंचाई जा रही है, तो क्या ये सार्थक है शराबबंदी जो की गई है? शराबबंदी जिन स्टेट्स में है वहाँ वाकई में क्या आप मानते हैं कि पूरी तरीके से शराब बंद है? नहीं, शराबबंदी वहाँ कागजों पर है, पर आपराधिक तत्व, प्रशासनिक अधिकारियों का गठजोड़,
नेताओं की मंडली अवैधानिक रूप से समानांतर सत्ता चलाते हुए शराब सप्लाई कर रही है। एक बड़ा बिजनेस चल रहा है। और जैसा कि प्रदीप ने कहा और आपने भी कहा कि अमेरिका की और भारत की परिस्थितियों में भिन्नता है और यहाँ के वातावरण में शराब आवश्यक नहीं है, वहाँ आवश्यक है। वहाँ आवश्यक होती है। ऐसी परिस्थितियों में सामाजिक चेतना लाने की आवश्यकता है और उसके दुष्परिणामों से आम आदमी को जगाने की आवश्यकता है। और शराब अति किसी भी चीज़ की, दवाई तक की अति नुकसानदायक होती है। हमें, जैसा प्रदीप जी ने कहा कि गुजरात बहुत सक्षम है और शराब से प्राप्त होने वाला राजस्व का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। मैं उनके जैसे तमाम विचारकों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, राजस्व शराब से ही नहीं मिलता है, बल्कि जो राजस्व है उस राजस्व को किस प्रकार से आप खर्च कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने केवल आने जाने में 26 करोड़ रुपए अपने निजी मित्रों के घर बैठकों के लिए खर्च कर दिए हैं सरकारी खर्चे से। 228 करोड़ से अधिक के नए वाहन खरीदे जा रहे हैं जब मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है। तो अधिकारी अति अपने, उनके परिवार भी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, मास्टर रोल नकली बन रहे हैं। व्यापम के घोटाले से उनके नाती पोते काका बाबा ये सब सरकारी सिस्टम में। कोरोना काल में खेरा अस्पतालों को बांटी गई व्यापम के दागदार अरविंदो हॉस्पिटल 3-3 अस्पताल खरीदने को तैयार हो गए हैं। इंडेक्स जिसको डॉक्टरी की एक अस्पताल माफिया हो गया है। सरकारी अधिकारियों के माध्यम से चल रहे हैं। सरकारी अधिकारी जो फिजूल खर्ची कर रहे हैं, इन पर सरकार होगा। छलनी लेकर के हम पानी नहीं रोक सकते। ये तो यही हालत हुई, सूप तो सूप, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। तो प्रदीप जी, जिस तरीके से प्रमोद जी बता रहे हैं, जिस तो खूब आता है प्रदेश में, सही तरीके से उसका वो किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए, तो हम प्रदेश में भी शराबबंदी कर सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से कर सकते हैं ना। सरकार है, सरकार शराबबंदी कर दे, कल कर दे। कहना यह है कि इस सारे जो पूरा बिखराव है, इस बिखराव को समेटने में सालों साल लग जाएंगे जी। एक बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। अभी तो अव्वल हमारे सामने सवाल ये है कि शराबबंदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या अगर होगी तो उससे अपराध बढ़ेंगे कि कम। तो उस जो बेसिक इसका वो है कि बेसिक बात करेंगे और मौजूदा हालात में तो यही फिलहाल शराब नीति को बदलने की और फिल्टर करने की जरूरत, ताकि अपराध भी रुके, राजस्व भी मिलता रहे। फिर धीरे धीरे उसको कम कैसे किया जा सकता है। मध्य प्रदेश की हालत यह है कि 60% लहान एक जंगली जीविकोपार्जन के लिए भी एक साधन है, उनकी आय का एक स्रोत है। शराब बनाना वहाँ के कल्चर, आए दिन वहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों के अंदर देखेंगे, वहाँ के DSR हम चेक करेंगे तो उसमें सर्वाधिक अपराध शराब बनाने के और शराब बेचने के, जबकि तो 60% जिस प्रदेश में आदिवासियों की संख्या हो, उस प्रदेश में शराबबंदी तो बहुत सोच समझ के करने वाला निर्णय है। पर बताया कि हमें लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि बजाय जो है वो शराब से नियंत्रण हो इन सब पर, और वो जागरूकता अभियान को लेकर, तो क्या जागरूकता अभियान एक कड़ी बन सकता है इस दिशा? निश्चित रूप से बन सकता है। और आज तक देश की आज़ादी के बाद से आज तक जागरूकता हो रही है।
लिए हमारे यहाँ कई दिवस तय हैं जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मद्य निषेध नारा देकर गुजरात को ड्राई स्टेट, उनकी स्मृति के अंदर गुजरात को ड्राई स्टेट बनाया है, उनकी इस पुण्यतिथि और जयंती पर 2 दिन ड्राई डे होता है। उस ड्राई डे के दिन शराब की दुकान बंद होती है, पर उससे दुगनी या तिगनी मात्रा के अंदर शराब बाहर बिक जाती है। तो जन जागृति जो चल रही है वो भी जागृति, ऐसी जागृति नहीं चाहिए। जागृति ऐसी होना चाहिए कि समाज में खुद एक संवेदना पैदा हो, समाज संवेदनशील बने, वो नई पीढ़ी को शराब के नुकसान जो है, फायदे तो नहीं होते हैं कभी भी, पर वो नुकसान के बारे में उनको बताया जाए। तो वो ऐसी जागृति चाहिए कि बाकी ड्राई डे बना लेने से या नारे और रैलियाँ निकालने से और एक आध दिन सेमिनार करने से इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। 75 बरस से हम कर रहे हैं। प्रमोद जी, आप जो चला रहे हैं जागरूकता अभियान, उसके किस तरीके से परिणाम आपको जो पिछले कुछ दिनों से चला रहे हैं, सकारात्मक कुछ नज़र आ रहे हैं? प्रदीप जी ने कहा कि 1-2 दिन, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि 1-2 दिन में कोई समाज नहीं बदलता है, ना कोई चीज़ विराम लेती है। इसीलिए हम अनवरत चल रहे हैं। 1 फरवरी से लगातार हम चल रहे हैं और हमने हर वार्ड में 10-10 महिलाओं को रखा है, राजनेताओं को दूर रखा है और नया कंसेप्ट उसमें आते जा रहा है। जो पीड़ित महिलाएं, उनकी बात हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो गरीब है, मध्यम वर्गीय है और जो रोज़ कमाता है और जो रोज़ खाता है। उन बच्चियों की पीड़ा समझा रहे हैं जो बहुत होनहार होती हैं और उनके पिता शराब सेवन करने के कारण किस प्रकार से कलवित हो जाते हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़ करके करना पड़ता है। मैं मेरी बेटी को आपके सामने क्यों लेके आया था? दिन भर में पसीने के कारण अगर मेरे कपड़े में बदबू आ जाती थी तो वो मुझसे सवाल करती है, पापा बदबू क्यों आ रही है? और अगर यही बदबू मेरे मुंह से आने लग जाए तो मेरा मासूम बच्चा जो मुझसे लिपट जाता है वो बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा। मैं ये जन जागृति लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पीड़ितों को लामबंद कर रहा हूँ और इसकी बुराइयाँ किस तरीके से चल रही है। अभी आपको 16 तारीख को ये लगेगा कि हजारों की संख्या में हम रामचरितमानस का वो अहम अंग भी बांटने जा रहे हैं और साथ ही साथ सुंदरकांड 1 लाख लोगों तक हम पहुंचाएंगे। कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाने आए, दीपिका जो है वो जी, कुछ और प्रमोद जानना जी से चाहती मैं है। जानना चाहूंगी, लगातार कांग्रेस द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार आंदोलन किया जा रहा है और अभियान चलाया जा रहा है, शराबबंदी को लेकर नई शराब नीति का विरोध किया जा रहा है लगातार कांग्रेस द्वारा। और ऐसे में जब उमा भारती द्वारा ये कदम उठाया गया है जिससे सियासत गर्मा गई है मध्य प्रदेश की, तो क्या कांग्रेस उमा भारती का साथ देगी या ये अभियान, ये आंदोलन अलग अलग ही जारी रहेगा? जी बिल्कुल, दीपिका ने सही सवाल किया, लेकिन अंतिम सवाल पहले प्रदीप जी से पूछूंगा। कल के पत्थर के बाद जो है वो शिवराज की कितनी परेशानी बढ़ गई? रत्ती भर भी परेशानी नहीं बढ़ी है। कल का जो एपिसोड है, अगर उसको आप पूरे उसके पृष्ठभूमि में देखेंगे तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है और मुख्य से कोई बयान ना आना, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पल्ला झाड़ लेना, इस बात को इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको उसको ठीक नहीं माना है और शायद पार्टी फोरम के ऊपर ही कुछ बात होगी, बाकी कुछ नहीं है। दीपिका आपसे महत्वपूर्ण जानना चाहती कि उमा भारती ने जो अभियान प्रारंभ किया उसके साथ आप जाएंगे या आप अपना चला रहे हैं, या कांग्रेस अलग थलग होकर ही अपना अभियान चलाएगी? नहीं, ये अभियान कांग्रेस का अभियान नहीं है। एक दूसरा, मैं कुछ 20-22 सालों से आप लोग भी जानते हैं, मैं जब कोई मुद्दा लेता हूं तो स्वयं के द्वारा संगठनों के माध्यम से चलाता हूं। दल मेरे लिए बाद में होता है, समाज पहले होता है। बलात्कार पीड़िताओं के लिए जब मैं खुद करके 2011 में आया तो आपने देखा था कि सिवानी के मामले में पूरा अरण्य क्षेत्र स्कीम नंबर 54 सड़कों पर उतर आया था। बेटे अरमान, जिसको 1 साल का बच्चा था, जिसको गुंडे ने गोली मार दी थी, उसके लिए पूरा कुलकर्णी भट्टा और ये उठ के खड़ा हो गया था। मैं तो इनकलाब की चिंगारी पैदा करना चाहता हूँ, मैं तो भगत सिंह बनना चाहता हूँ, मैं तो मंगल पांडे बनना चाहता हूँ और वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बन करके नहीं बन सकता और ना उमा भारती का अनुसरण करके बन सकता हूँ। उमा भारती का तो एक आपने अभी सुना ही नहीं होगा, प्रदीप मिश्रा जी की
कथा के समय जो हुआ, कैलाश विजयवर्गीय जी और उमा भारती ने जो सिगुपा छोड़ा है, वो सिगुपा बहुत लंबा है, तो ये उमा भारती के शराबबंदी का कल का पत्थर उस वाले बड़े भाटे से छोटा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से दीपिका अपनी अभियान के माध्यम से शराबबंदी को लेकर, या यूं कहें कि लोगों को समझाइश देने का जो अलग प्रमोद जी जगा रहे हैं, वो हम शुभकामनाएं देंगे उन्हें कि वो उनका अलग जो है वो एक ज्योति बनकर और पूरे प्रदेश में लोगों को कहीं ना कहीं सद्बुद्धि दे कि वो शराब के प्रति जो उनका प्रेम है वो कहीं कम हो। और जिस तरीके से प्रदीप जी ने बताया कि सरकार को इस पूरे आंदोलन से, जो शराबबंदी का आंदोलन पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने छेड़ा है, उससे कहीं कोई तनिक भर भी चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने सही भी कहा कि ना तो सरकार के फोरम से कोई बयान आया, ना पार्टी के फोरम से इस तरह का बयान आया। तो ये साफ है कि वो ये पार्टी ये दर्शाना चाहती है कि उमा भारती का ये अपना निजी मुद्दा हो सकता है, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। खैर, लेकिन शराबबंदी होती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद प्रवीण जी हमसे जुड़ने के लिए, और प्रमोद जी और प्रदीप जी का भी धन्यवाद हमसे इस तरह बात करने के लिए। तो ये इंदौर से जुड़े थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी, उनके साथ मौजूद थे प्रदीप जोशी जी जो वरिष्ठ पत्रकार है। साथ ही बात करेंगे प्रमोद द्विवेदी जी, उनके साथ जुड़े थे जो मीडिया पैनलिस्ट है कांग्रेस से। काफ़ी रोचक जवाब उन्होंने दिए जब शराबबंदी की बात की गई, जब राजनीति की बात की गई। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है, नई शराब नीति जो है शिवराज सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक झटका साबित होने वाला है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री मुखर हुई है और उग्र हुई है, और कल जिस तरीके से पत्थरबाजी की घटना हुई है, तो ये पत्थर आसमान में सुराख कर पाता है या नहीं, शराबबंदी करवा पाता है या नहीं मध्य प्रदेश में, ये देखने वाली बात होगी। विजयाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।